Assalamu alaikum. I am Muhammad Umair, chemistry instructor from V-Tuition Pakistan first free learning platform, जहां आपको प्रीवियस सॉल्व पेपर और MCQs, इसके अलावा जो है वो आपको गेस्ट पेपर HSC कराची सिंध बोर्ड के जो है वो आपको मिल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ओनली V-Tuition पर। और केमिस्ट्री कोर्स जो है वो स्टार्ट है। बेसिकली जो है वो पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर इंट्रोडक्शन दिया था कोर्स कंटेंट के ऊपर। तो हमारा जो कोर्स था वो जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री था वो 12 चैप्टर्स पर जो है वो इंक्लूडेड था। अब जो है वो हम लेक्चर 1 को आज के जो है वो सेशन में स्टार्ट करेंगे, और इस लेक्चर के अंदर जो है वो आपने इस कंप्लीट लेक्चर को सुनना है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट जो है वो स्टैचियोमेट्री, डेट इज यूनिट नंबर 1 जो है वो आपकी सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड का फर्स्ट यूनिट है, जो कि रिलेटेड था विद 9th की केमिस्ट्री के साथ। क्योंकि 9th की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर बेसिक कैलकुलेशंस हैं रिलेटेड विद दी स्टैचियोमेट्री। फॉर एग्जांपल, आपने 9th क्लास में मोल मैस रिलेशनशिप को स्टडी किया होगा, मोल एंड मैस रिलेशनशिप, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर रिलेशनशिप। और 9th क्लास के अंदर आपने जो है वो प्रीवियस आपका जो नॉलेज था वो रिकॉल भी किया जाएगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इसी यूनिट के अंदर, डेट इज स्टैचियोमेट्री यूनिट। तो चलते हैं आज जो है वो आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास यूनिट नंबर 1 है, डेट इज स्टैचियोमेट्री। स्टैचियोमेट्री केमिस्ट्री HSC पार्ट 1 सिंध बोर्ड में यूनिट नंबर 1 है, जिसकी आपके पास आउटलाइंस हैं। व्हाट इज स्टैचियोमेट्री? बेसिकली स्टैचियोमेट्री इज derived from Greek word. Stachiometry is derived from Greek word which mean station mean element and metry mean measurement. Metry mean measurement. So stachiometry is called as measurement of element. Stachiometry is called as measurement of element. Stachiometry is known as measure of element, जिसके अंदर हम जो है वो कैलकुलेशन करते हैं और जो है वो हम मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट को स्टडी करते हैं। एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट जो है वो हम कहते हैं जब भी हमारे पास सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर हों तो वो हमारे पास एलिमेंट फॉर्मेशन करते हैं। सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट। सो स्टैचियोमेट्री इज द कैलकुलेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर हम जो है वो मेजरमेंट करते हैं एलिमेंट की। और एलिमेंट की मेजरमेंट के लिए हमारे पास कुछ कैलकुलेशन के लिए कंसंट्रेशन यूनिट्स रिक्वायर्ड हो। वो कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारे पास ऐसी यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट में मोल इज अ कंसंट्रेशन यूनिट। नाउ व्हाट इज मोल? मोल इज अ कंसंट्रेशन यूनिट और काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास काउंटिंग यूनिट होती है वो मोल है, बिकॉज मोल is defined as a counting unit which is used in chemistry to measure the amount of substance when the atomic mass or molar mass or formula mass expressed in gram। जब भी हम किसी एटम का मास, किसी मॉलिक्यूल का मास या किसी भी आयनिक कंपाउंड का मेस, आयनिक कंपाउंड का मेस हमारे पास फार्मूला मेस कहलाता है। अगर हम इस आयनिक कंपाउंड के मेस को कन्वर्ट करें तो हम जो यूनिट यूज करेंगे वो ग्राम यूज करेंगे, और ये हमारे पास जो यूनिट्स होंगी कैलकुलेट करने की, इसे हम मोल कहेंगे। सिमिलरली हमारे पास एवोगैड्रो नंबर जो है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और एटम्स के इक्वल होता है। अब फॉर एग्जांपल, हम स्टैचियोमेट्री के अंदर
कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है वो यूज करते हैं, तो हमारे पास स्टोइचियोमेट्री के अंदर केमिकल इक्वेशन जो है वो अगर हम यूज करें, तो स्टोइचियोमेट्री डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मीन हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट। हमारे पास किसी भी एनालिसिस की टू टाइप्स होती हैं। द नंबर वन इज क्वालिटेटिव एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन व्हाट इज प्रेजेंट, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो है क्या, वो कौन सा कंपाउंड है, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव के लिए डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स को यूज करते हैं, बट इन स्टोइचियोमेट्री वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ओनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो हमारे पास स्टोइचियोमेट्री होती है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री का, HSC फर्स्ट सिन बोर्ड के अंदर, इसके अंदर हम ओनली क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, देयरफॉर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव स्टडी। जब हम इनकी क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे और हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर करें और वो हमारे पास प्रोडक्ट्स बना लें, इसको हम जो है वो स्टोइचियोमेट्री के अंदर कैलकुलेट करते हैं। और किसी भी रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी बेस करती है केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टिंग सब्सटेंस की क्वांटिटी के ऊपर। बिकॉज रिएक्शन शुड बी बैलेंस, रिएक्शन को बैलेंस होना जरूरी है। अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं होता, तो फिर क्या रीजन है कि हम जो है वो अपनी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन को बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट ए रिएक्ट विद रिएक्टेंट बी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट इज रिएक्टेंट सी। दिस इज अ जनरल रिएक्शन। ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट करता है बी के साथ और ए बी प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट सी। एग्जांपल लेते हैं हम, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। बट बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन किसी भी केमिकल इक्वेशन पर अप्लाई करने से पहले उस केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। व्हाई स्टोइचियोमेट्री नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करे, तो इट मीन कि हम जो है वो अपनी स्टोइचियोमेट्री को ओबे कर सकते हैं। हमारी स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन जो है वो 100% जो है वो करेक्ट आएगी। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे ना करे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास इज नीदर created nor destroyed but transferred from one form to another form। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशी होगी उनका जो टोटल मास होगा वो हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगी किसी भी केमिकल इक्वेशन में, उस प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होगा। मीन द मास ऑफ राइट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द total mass of the products on other side। जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का जो मास होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, जब ही हमारे पास इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन जो है इसका मास जो हमारे पास है वो अगर हम लें तो द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। सिमिलरली mass of 2 oxygen is 32 ग्राम। तो हमारे पास जो mass आएगा वो इसका वो 32 ग्राम आता है। अब जो है वो 2 प्लस 32 जो है ये हमारे पास जो mass होगा ऑन रिएक्टेंट साइड, ये हमारे पास आता है 34। तो हमारे पास जो है वो mass जो है वो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन ऑन दी रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू 34 ग्राम।
but on the product side, in first equation 1 into 2 mean 2 hydrogen atom plus 1 oxygen atom. So therefore 2 plus 16 is equal to 32. 2 plus 16 equal to 18 gram. So which is not equal to the reacting species, जो कि हमारे पास जो है वो mass of reacting species के equal नहीं आ रहा, जो कि हमारे पास यहाँ पर आता है only 18 gram. Therefore 2 plus 32 is not equal to 18 gram. So law of conservation of mass not obey in first step of the reaction. But when वी गेट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब हमारे पास जो है वो केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करें तो हम जो है वो हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल से कन्वर्ट कर लेते हैं हम 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 मोल H2 लें तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन होंगे तो इट विल फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास जो है वो 2 मोल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इस लास्ट स्टेप ऑफ केमिकल इक्वेशन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराते हैं। अगर ये इक्वेशन लास्ट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगी, तब जो है वो हम इसके ऊपर स्टैचोमेट्री कैलकुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लेट हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है या नहीं। तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय जो 2 है ये हमारे पास होते हैं 4। यहाँ पर हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेप के अंदर 4 जो है वो हमारे पास आते हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एंड सिमिलरली हमारे पास जो है वो प्लस 16 2 इज हमारे पास जो है वो 32 ग्राम। तो 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 36 ग्राम। तो हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारे पास लास्ट स्टेप के अंदर 36 ग्राम है। सिमिलरली जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ग्राम जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आ जाते हैं, और हमारे पास जो है वो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 डेट इज 32 ग्राम। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो आंसर जो आता है वो हमारे पास आता है 36 ग्राम। सिमिलरली इस साइड जो रिएक्टिंग साइड थी, यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर था वो 36 ग्राम ही था। सो इक्वेशन इज बैलेंस, इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस। देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे इन द थर्ड इक्वेशन। जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन है इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होता है, इसीलिए हम जो है वो स्टोइचियोमेट्री के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आज आपने स्टोइचियोमेट्री की इस स्टेप के अंदर सीखा है कि हमने जब भी बैलेंस कैलकुलेशन करनी है तो केमिकल फार्मूलाज को अप्लाई करने से पहले हमें ये बात अंडरस्टूड करनी है कि आया जो हमारा केमिकल रिएक्शन है ये जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस केमिकल रिएक्शन है या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। अगर ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करेगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर अगर हम स्टडी करें तो डेफिनेशन ऑफ मोल को हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, mass of an atom molecule of formula unit expressed in gram is called mole। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मोल जो है वो केमिस्ट्री में काउंटिंग यूनिट है। जिस तरह हम डेली लाइफ के अंदर फॉर एग्जांपल डजन हमारे पास काउंटिंग यूनिट होती है, हम 1 डजन जो है वो मैंगो, 1 डजन जो है वो हम ऑरेंज, और 1 डजन जो है वो हम एग लेते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास 12 जो है वो उसके अंदर जो है वो 12 जो है वो नंबर्स काउंट किए जाते हैं। इट मीन के 1 डजन इक्वल टू 12 नंबर। सिमिलरली हम अगर पेयर की बात करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो 1 पेयर ऑफ सॉक्स और 1 पेयर ऑफ शूज हैं, तो वो हमारे पास जो है वो 2 नंबर्स कंबाइन होकर 1 पेयर की यूनिट को कंफर्म करते हैं कि हमारे पास 1 पेयर है। सिमिलरली
मोल जो है वो हमारे पास केमिस्ट्री में काउंटिंग यूनिट होती है फॉर काउंटिंग एटम्स, फॉर काउंटिंग मॉलिक्यूल्स और काउंटिंग दी number of molecules or ionic compounds. Therefore, mole is a counting unit. अब एटम्स हों, आयंस हों या मॉलिक्यूल हों, तो ये बात आपने देख ली, अंडरस्टूड होगी कि मोल जो है वो हमारे पास काउंटिंग यूनिट होती है। अब इस टेबल के अंदर लेट हम जो है वो कन्वर्जन करते हैं मोल को, और उसके अंदर हम यूनिट्स को देखते हैं कि हमारे पास 1 मोल कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है या हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, वो कितने एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम्स और मोल की इक्वल होगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि आपके पास एमयू एंड ग्राम में डिफरेंस क्या है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन है, जो हमारे पास नाइट्रोजन एटम है वो हमारे पास 1 नाइट्रोजन एटम, अगर हमारे पास 1 नाइट्रोजन एटम लिया जाए तो एक नाइट्रोजन एटम के अंदर हमारे पास जो है वो 14 एटॉमिक मास यूनिट है, बिकॉज एटॉमिक मास यूनिट एमयू से रिप्रेजेंट होती है। और ये एक सिंगल एटम का जब मास लेते हैं हम, जो कि आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास बेस ही किस पर करता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, हर एलिमेंट का विद देयर सिंबल लिखा गया है। उसके अंदर जो उसका एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, जिसे एमयू कहते हैं। सिमिलरली आपके पास जब ये एमयू एक एटम का मास कन्वर्ट हो जाता है इनटू 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल से क्या मुराद है, अगर आपके पास सेम काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन करें तो ये एक सिंगल एलिमेंट बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है एंड मास नंबर 14 होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 में टॉप पर आता है, और ग्रुप नंबर 5 में टॉप पर आने की वजह से इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसका एक एटम का जो मास लिया जाएगा नाइट्रोजन का वो 14 होगा। अगर हम इसके एक एलिमेंट का मास लें तो उसके साथ जो यूनिट आएगी वो ग्राम आएगी, बट जो वैल्यू होगी वो 14 एमयू और 14 ग्राम। 14 चेंज नहीं होगा, जस्ट एमयू कन्वर्ट इनटू ग्राम। जब एलिमेंट लें ग्राम की यूनिट होगी, और जब आप जो है वो एटम लेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट होगी। दिस इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन एमयू एंड ग्राम। सिमिलरली अगर हम जो है वो मोल में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 1 मोल हम एटम के लिए या 1 मोल एलिमेंट के लिए वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब CO2 का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास टोटल मास निकलता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल का मास सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल लिया जाता है। यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जितने भी एटम होते हैं उन सब का एटॉमिक मास का हम सम जब लेंगे वो हमारे पास जो है वो उसका एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा, जिसे हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, जो कि हमारे पास 12 + 32 44 AMU आएगा। सिमिलरली अगर हम उसको कन्वर्ट कर लें, एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो हम जो यूनिट है वो ग्राम यूज करेंगे, और ये हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वल होगा। और अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, फॉर एग्जांपल NaCl इज आयनिक कंपाउंड, तो याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, मेथड ऑफ फाइंडिंग जरूर सेम होता है। इनका जो फाइंड करने का मेथड है वो हमेशा सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस और एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड वो सेम होता है, बट एक को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और दूसरे को हम जो है वो फार्मूला यूनिट कहते हैं। आयनिक कंपाउंड का जो मास होगा टोटल उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, जो कि NaCl का 58 AMU जो है वो हमारे पास होता है, और 58 AMU हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है, जो कि 58 ग्राम की इक्वल होता है। और 58 ग्राम हमारे पास, क्योंकि NaCl के यहाँ पर 1 मोल है, अगर आपके पास कोई भी फार्मूला लिखा गया हो, आपको कैसे पता चलेगा इसके कितने मोल हैं? उसके लिए आपने इनके कोफिशिएंट को चेक करना है। ये सिंपलेस्ट मेथड है टू डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। तो NaCl का कोफिशिएंट जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है, इट मीन हमारे पास जो है वो NaCl भी 1 है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो हमारे पास 1 है,
और नाइट्रोजन भी हमारे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है। सो हमारे पास जो है ये 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल NaCl के इक्वल होता है कि ये हमारे पास मोल एंड यूनिट्स कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास जो है वो इस टेबल के अंदर हमने स्टडी किए। अब इसके बाद हमारे पास एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टॉपिक जो आता है वो है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर कोई भी हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस ले, बिकॉज सब्सटेंस की डेफिनेशन ये होती है सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर हमारे पास यूनिवर्स के अंदर जो भी मैटर है वो प्योर फॉर्म के अंदर होगी तो उसके जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करें 1 मोल के अंदर, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मोल काउंटिंग यूनिट है, जब वो काउंटिंग यूनिट हम 1 मोल रखते हैं तो 1 मोल के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा हमारे पास जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 न्यूमेरिकल वैल्यू की इक्वल आएगी। और ये जो एवोगैड्रो नंबर थे, ये जिस साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किए थे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, उस साइंटिस्ट का नाम था एमिडो एवोगैड्रो। एमिडो एवोगैड्रो साइंटिस्ट नेम था, इसीलिए जो है वो इन नंबर्स ऑफ कैलकुलेशन को एवोगैड्रो नंबर का नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 1 मोल आपके पास है मैग्नीशियम। अगर 1 मोल मैग्नीशियम लें हम तो 1 मोल मैग्नीशियम 24 ग्राम की इक्वल होता है। सिमिलरली 1 मोल ऑफ कार्बन अगर हम लेते हैं तो ये 1 मोल कार्बन भी जो है वो हमारे पास 12 ग्राम की इक्वल होता है। बट यहाँ पर 1 मोल के अंदर इनका मैस तो डिफरेंट है, लेकिन जो इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम है, डेट इज 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 power 23, which is discovered by Amado Avogadro. So it is denoted by capital N mean number and capital A in the base is called Avogadro number. This is the short form notation of writing Avogadro number. Next जो इसके बाद जो टॉपिक है आफ्टर एवोगैड्रो नंबर, वो इसकी एग्जांपल है जिसके अंदर हम जो है वो एवोगैड्रो नंबर की एग्जांपल को स्टडी करते हैं। तो लेट एग्जाम्पल जो हम लेंगे वो हमारे पास MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड के क्योंकि कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो या आपके पास फार्मूला मास हो, हम उसका कोएफिशिएंट चेक करते हैं। अगर हमारे पास कोएफिशिएंट 1 हो इट मीन वो 1 मोल है। सो 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास डिसोसिएट हुए 1 मैग्नीशियम कैटायन के अंदर एंड 2 क्लोराइड आयन के अंदर, बिकॉज मैग्नीशियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय 1 मैग्नीशियम एंड 2 क्लोरीन एटम टू सेटिस्फाई इट वैलेंसी। अब यहाँ सबका कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास 1 है। अगर हम मैग्नीशियम आयन की बात करें इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, बट क्लोरीन का हमारे पास कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। और कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया कि कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल को। तो 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर हमारे पास 6.02 इंटू 10^23। सिमिलरली 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कैटायन के अंदर भी इतने ही 6.023 इंटू 10^23 मैग्नीशियम आयन एवोगैड्रो नंबर पाए जाएंगे। बट अगर 1 मोल क्लोरीन हो तो उसके अंदर हमारे पास 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल्स होंगे। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्योंकि हमारे पास 2 मोल क्लोराइड आयन है तो दिस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10^23 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये एवोगैड्रो नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने ये स्टडी किया कि किस तरह से हम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो यूनिट होती है कैलकुलेशन की मोल एंड मोलर मास के दरमियान, वो हमारे पास ग्राम पर मोल होती है। यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम
पर मोल, ये ग्राम पर मोल किस तरह से ये यूनिट आई है इसको हम डिराइव करते हैं। तो इसका डेरिवेशन का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास ये होता है कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास मोलर मास जो होता है वो, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल का जब कैलकुलेशन के लिए फार्मूला लिखते हैं आफ्टर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो आप सीखेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो वो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इस तरह हमारे पास ये जो यूनिट आती है वो हमारे पास ग्राम पर मोल आफ्टर डिराइव होकर आती है। और ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास इफ वन एटम एंड द मास ऑफ वन मोल, के डिफरेंस क्या है एक एटम के मास में और एक मोल के मास में। तो ये आपको मैंने एग्जांपल में पहले से क्लियर कर दिया था कि अगर एक एटम का मास हो तो ये एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है, और अगर जो है वो हमारे पास एक मोल का मास लिया जाएगा तो वो हमारे पास ग्राम कहलाएगी। इस पर हमने डिटेल से स्टडी की है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट हम इस टेबल के अंदर स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप कैलकुलेट हम कर सकते हैं बिटवीन मोल एंड मॉलिक्यूलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर। फॉर एग्जांपल सोडियम हमारे पास सिंबल है, एलिमेंट सोडियम है और इसका सिंबल Na है। आपने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा कि हमारे पास जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की वो किसने पेश की है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास है सिंबल्स की, वो आपको यहाँ आपके नॉलेज को रिकॉल करने के लिए बताता चलूँ कि जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की वो हमारे पास बेर्जेलियस ने पेश की थी। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसने पेश की है, बेर्जेलियस। तो ये एमसीक्यूज के अंदर आता है कि किस साइंटिस्ट ने नेमिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी है सिंबल्स की, तो करेक्ट आंसर इज बेर्जेलियस। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश किसने किया है, ये करेक्ट आंसर जो है वो आपने कल के लेक्चर में भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। वहां आपको मैंने बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो जो पेश किया है वो जेफरे मोजले ने पेश किया है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको आज के लेक्चर में दोबारा से रिकॉल हुए। अब यहाँ पर Na जो है वो सिंबल है और इसके अंदर हमारे पास जो मोलर मास है वो हमारे पास 23 आता है, जो कि हमारे पास ग्राम पर मोल है। 23 किस तरह से कैलकुलेट किया, क्योंकि सोडियम का पीरियोडिक टेबल में आप मास देखें वो 23 है। 1 मोल इसका कोफिशिएंट हम देखें तो ये हमारे पास 1 है। सो 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को चेक करें तो कोफिशिएंट अगर 1 है तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 18 ग्राम पर मोल। हमारे पास 18 ग्राम पर मोल इसके आते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपको मेथड मैंने बताया है मोलर मास के लिए। 1 हाइड्रोजन का एक का एटॉमिक मास 1 होता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 प्लस ऑक्सीजन 16 डेट इज 32। और हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन 1 का 16 होता है तो प्लस 2 किया तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। अब 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर और 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, बट यहाँ हाइड्रोजन 2 है देयरफॉर 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली NaCl 1 मोल आयनिक कंपाउंड का 58.5 मोलर मास आया है। किस तरह से आया है ये, क्योंकि सोडियम का मास पीरियोडिक टेबल में आप जाकर देखें तो 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। अब यहाँ पर आपके पास इनके मास नहीं लिखे गए, बट आप जो है वो पीरियोडिक टेबल से चेक कर सकते हैं। आफ्टर प्रैक्टिसिंग जब आप इसी तरह से मोलर मास कैलकुलेट करेंगे पीरियोडिक टेबल से देखकर, तो आपको इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड के जो मास है वो 111 आता है, क्योंकि कैल्शियम और क्लोरीन 35.5 जो कि एवरेज एटॉमिक मास है मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे आपके पास ये 111 आ जाएगा। अब क्लोरीन 2 है तो देयरफॉर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम क्लोराइड आयन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं आपको पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम जो है वो पार्टिकल है, कितने पार्टिकल जो है वो इस क्लोरीन जो एलिमेंट है इसको बनाते हैं एटम्स के, ये उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह फेरिक एसिड FeCl3 162.35 इसका जो है वो हमारे पास आता है
टोटल मॉलिक्यूलर मास। तो टेबल को समझने के बाद आपके पास इसमें मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर आपने समझ लिए। अब किस तरह से हम जो है वो मोल एंड मास कन्वर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर एग्जाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोल एंड मास रिलेशनशिप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल जो है वो इससे रिलेटेड हर साल जो है वो एवरी ईयर एग्जाम के अंदर आपके 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी मोल मास, मोल एवोगैड्रो नंबर का जो है वो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल आता है, जिससे आप मोल एंड मास कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट स्पीशी का। और इसके अलावा लैब प्रैक्टिकल्स के लिए ये चैप्टर इंतहाई अहम था। स्टैचियोमेट्री को जब आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं इस यूनिट को, तो आपके पास यही टूल्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट आपके पास जो है वो इंडस्ट्रीज जो है हमारे पास प्रोडक्शन की, उनमें यही स्टैचियोमेट्री यूज होता है, और एनालिस्ट जो है वो वहाँ कैलकुलेशन करते हैं, जिसे क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर जिसे हम कहते हैं, और क्यूसी ये वहाँ पर टेक्नीशियन परफॉर्म करते हैं। और बहुत ही इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है जब आप जो है वो इसको सीख जाएंगे अपने बेस्ट जो है एंड एक्सपीरियंस ट्यूटर से। इसलिए आपके पास ये चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट था, और इसके अंदर जो कुछ आपने सीखा मोल मास कन्वर्जन रिलेटेड फार्मूला, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इंडस्ट्रियली और आपकी जो है वो एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 is the molecular formula and mass given is 38 ग्राम। आपके mass भी गिवन है, फार्मूला आपके पास ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला ये ऊपर दिया गया है आपके पास, mass बाय मोलर mass। आपने जो है वो जस्ट 38 को डिवाइड कर लेना है, आपने जो है वो 38 को डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ CH2 पे, जो कि हमारे पास मोलर मास ऑफ CH2 को कैलकुलेट करना है आपने, तो बहुत ही इजी है। ये हमारे पास कार्बन का आपके पास मास आपको मालूम है जो हमारे पास 12 होता है, और जो हमारे पास सल्फर है वो एक का मास हमारे पास जो है वो 32 है। सो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 सल्फर हैं, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास हो जाएंगे 64, और 64 को आपने 12 में ऐड करना है, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएंगे आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 76। आपने 38 को डिवाइड कर देना है 76 के ऊपर। जैसे ही आप जो है वो 38 को डिवाइड करेंगे 76 पर, तो आप जो है वो इजीली नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के। तो 38 डिवाइडेड बाय 76 करेंगे आप, और जो इसका आंसर है उसके साथ आप यूनिट जो है वो मोल ही लगाएंगे, बिकॉज मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, और मोल के साथ याद रखिएगा यूनिट भी मोल ही है, क्योंकि मोल खुद ही यूनिट है। लिहाजा जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ते हैं न्यूटन की यूनिट एन आप लिखते हैं, तो मोल काउंटिंग यूनिट है, लिहाजा यूनिट आप मोल ही लिखेंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी सॉल्व हो गया रिलेटेड विद टुडे लेक्चर। इसी के साथ आपकी जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जो आता है वो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स हो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज, डेट इज C12H22O11 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज। तो आपके पास जो मोल एंड मास रिलेशनशिप है और मोल पार्टी का रिलेशनशिप है, फर्स्ट आपके पास था मोल मास रिलेशनशिप, इसमें आपके पास है मोल पार्टी का रिलेशनशिप। अगर मोल और पार्टिकल का या मॉलिक्यूल का रिलेशनशिप होगा तो फार्मूला आपके पास चेंज हो जाएगा। फार्मूला आपका ये रहेगा कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एंड एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू 6.023 मल्टीप्लाई बाय 23 एटम। सो आपने इस फार्मूले के अंदर जस्ट जो है वो ये वैल्यूज पुट कर लेनी है, बट
इस क्वेश्चन को आपने समझना है कि इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए आपके पास एवोगैड्रो नंबर को आपने मोल से उस साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेने हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास जो है वो इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और एवोगैड्रो नंबर को आप रिप्रेजेंट करते थे एन ए से, तो आपके पास ये हो जाएंगे एन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। बट यहाँ पर जो स्मॉल एन है ये आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को फर्स्ट इन ग्राम से, जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देखा था कि आपके पास जो ग्राम है वो आपने कैलकुलेट किए थे ग्राम से आपने मोल, इसी तरह आपने मोल की जगह 68.4 डिवाइडेड बाय C12H22O11 का मोलर मास पुट करना है और 6.023 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपके 0.2 आ जाएंगे, और 6.023 इंटू 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करके आप जो है वो अपना आंसर जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस तरह आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर था इसके अंदर आपने कम्प्लीटली जो स्टडी किया वो स्टैचोमेट्री एंड देयर कैलकुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आप स्टडी करेंगे नंबर ऑफ मोल्स रिलेटेड विद वॉल्यूम रिलेशनशिप, जहां आपके पास अगर कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो फिर लिक्विड फॉर्म के लिए फार्मूला चेंज हो जाता है, वहां मैस की यूनिट ग्राम नहीं लगती। ये सारी जो ट्रिक्स हैं कैलकुलेशन की, ये आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ वी ट्यूशन के ऊपर जो है वो हमारे फर्स्ट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डेली के लेक्चर में आप स्टडी करके अपनी केमिस्ट्री को एक्सपीरियंस्ड एंड बेस्ट टीचर्स के साथ इसको आप एनहेंस कर सकते हैं, और इस तरह आपकी पेपर्स की जो तैयारी है वो बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। आने वाले एग्जाम में आप 100 नियर टू 100 मार्क्स जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब पे आपने जो है वो इसको सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा जो है वो आप हमारी वेबसाइट www.youtube.com वी ट्यूशन पर आप जो है विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आप जो है वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप जो है वो हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ही ख्याल रखिए। आज के लेक्चर के साथ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।